हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पहले जो डेली साइंस के क्वेश्चन है वो हैं एचपीजी के 15-16 क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एचपीजी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में विपुल मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। वो कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, शर्करा में सबसे ज़्यादा मीठी है। ऑप्शन डी फ्रुक्टोज जो है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइसेकेराइड्स प्रेजेंट इन मिल्क इज, तो ऑप्शन बी जो है लैक्टोज, लैक्टोज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ डेली साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी प्रकार के क्वेश्चन है, एंजाइम्स है। तो एंजाइम्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सी प्रोटीन राइट आंसर है, मतलब एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। विटामिन सी इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विटामिन सी है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके अलावा सिट्रिक एसिड आपको पता है नेचुरली जो फ्रूट्स में पाया जाता है, खासकर लेमन में, तो उसमें होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट इज नोन टू कॉज, ऑप्शन डी राइट आंसर है ग्वाइटर। तो विटामिन आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर बीमारी हो सकती है। जबकि आपको पता है बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से ये रोग हो सकता है। जबकि रिकटेस्ट जो होता है रोग ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये हड्डियों का एक रोग है जो ज़्यादातर बच्चों में होता है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। जबकि नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ़ी, कोको और कोला नट में पाए जाने वाला प्राकृतिक एल्कलाइड है। तो सेवंथ का डी राइट ऑप्शन है, कैफीन। मतलब कॉफ़ी, कोको और कोला नट्स में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन मेनली फंक्शंस एज, तो प्रोटीन मुख्य किस रूप से काम करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह, यानी संरचनात्मक पदार्थ की तरह काम करता है। द वाइटामिन दैट इज मोस्ट रेडियली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी इज, तो ऑप्शन डी का ऑप्शन 9 का राइट आंसर है विटामिन डी। तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे आसानी से बनने वाला विटामिन विटामिन डी है। नेक्स्ट है, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ईस्ट जो है ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर है, इनवर्टेज, आप पढ़ सकते हैं, इनवर्टेज का जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो इंसुलिन का स्त्राव होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका, अग्नाशय में। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए आपके। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हार्मोन्स की मतलब आवश्यक नहीं है संतुलित आहार में। तो 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, तो ह्यूमन बॉडी इसमें से क्या प्रोड्यूस नहीं करती है? तो ह्यूमन बॉडी विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती है, जबकि एंजाइम्स, प्रोटीन और हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करती है। तो 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वाइटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज कॉल्ड, गन्ने के निर्जलीकरण को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप देखेंगे सी इन्वर्जन जो है राइट आंसर है। तो गन्ने के निर्जलीकरण को कहते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि क्लोरीफिक वैल्यू इज इन द ऑर्डर ऑफ, तो आपको किस ऑर्डर में होती है क्लोरीफिक वैल्यू वो बताना है। तो ऑप्शन 15 क्वेश्चन 15 का ऑप्शन राइट आंसर है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। देखिए फैट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है
4-5 कैलोरीज पर ग्राम। इसके बाद आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट की 5.65 कैलोरी पर ग्राम। और लास्ट में आती है आपकी प्रोटीन की। इस माफ़ कीजिए, इसमें बताया गया है कि जो कैलोरी होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, तो 4 कैलोरी होती है 1 ग्राम में, जबकि फैट में होती है 9 कैलोरी पर ग्राम में। तो 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर है एज पर आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से एचपीजी के स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिमाचल का अक्षरक्ष अर्थ है। तो लिटरली हिमाचल लिटरली मीन्स, ऑप्शन भी राइट आंसर है, लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। तो आप देख सकते हैं हिमाचल को हम बोलते हैं हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। नेक्स्ट है, प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थीं? यानी प्राचीन लोग शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जानते थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, मानक पर्वत, या कहीं कहीं पे आपको ये मैनाक पर्वत के नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा। और आपको पता होगा कि शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक है। और इसमें जो है शिवालिक क्षेत्र में जो है हमारे मक्की, गेहूं, अदरक, धान, गन्ना जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्यास नदी आपको पता है, ऑप्शन भी है यहाँ जो है, रोहतांग दर्रा वहाँ से निकलती है। या रोहतांग दर्रे में अगर आपसे पूछा जाए तो रोहतांग दर्रे के साथ ही ब्यास कुंड है, जहाँ से ब्यास नदी उत्पन्न होती है। तो जैसा कि आपको पता है, रोहतांग दर्रा जो है जिला कुल्लू में स्थित है। तो ब्यास नदियों की अन्य सहायक नदियाँ जो जिनके नाम आपने सुने हो रहे होंगे, इसमें आती है पार्वती, तीर्थन, बाणगंगा, बनेर, लूणी, सुकेती, सैंजनाड़ा, कुणाह, जीवनी, सोन, बठेर, तीर्थन, गज, और भी कई नाम हैं, जो कि जब तक ये नदी जो है जिला कुल्लू, मंडी और इसके बाद हमीरपुर के साथ सीमा बनाती हुई कांगड़ा से होती हुई पंजाब में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, दूधों और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपने दूधौन ग्लेशियर का नाम तो सुना होगा। कहा जाता है कि दूधौन ग्लेशियर से ही पार्वती नदी को पानी मिलता है। यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग तरह से फ्रेम किया गया है, क्योंकि जो दूधौन है, दूधौन भी ग्लेशियर है, तो दूधौन का पानी जो है पार्वती ग्लेशियर के पानी के साथ मिलकर जो है आपकी पार्वती नदी को बनाता है। तो ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है, पार्वती हिमनद और दूधौन हिमनद। इसके बाद आपको बताया कि पार्वती नदी जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है भुंतर में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? तो छोबिया या चोबिया दर्रा जो है, ये चोबिया दर्रा जो है आपका चंबा और लाहौल के बीच स्थित है। तो चोबिया दर्रा जो है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4934 मीटर है। ये दर्रा जो है चंबा को लाहौल से जोड़ता है पीर पंजाल रेंज के द्वारा, और यह जो है चंबा के भरमौर क्षेत्र को जोड़ता है लाहौल से। इसके अलावा लाहौल को भरमौर से एक अन्य दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है कुगती दर्रा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि होंगरोंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, होंगरोंग वैली आपकी किन्नौर जिले में स्थित। और हमने नाको झील के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो ये जो नाको झील है, ये भी आपकी होंगरोंग वैली में ही स्थित है। इसके अलावा जो है किन्नौर में स्थित है होंगरोंग वैली, रोपा वैली, बसपा वैली, और बसपा वैली को ही हम सांगला वैली के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी नदी घाटी है सतलुज घाटी, जो है किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। और इस क्षेत्र में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं किन्नौर में, जांस्कर, महान हिमालय और धौलाधार। तो ये तीनों जो हैं यहाँ से गुजरती हैं। जांस्कर पर्वत का श्रृंग ही जो है
किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा बनाता है। जो जांस्कर का श्रृंग है वो तिब्बत और किन्नौर के बीच सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है 22वें का राइट आंसर है सिरमौर में। सिरमौर के बारे में आप जानते हैं कि ये शिवालिक क्षेत्र में ही आता है जिला सिरमौर, सिर्फ दून वैली को छोड़कर, जिसको हम क्यारदा दून वैली के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है रेणुका झील, वो भी सिरमौर में ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ड्रिंकिंग वाटर इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग, शिवपुरी स्प्रिंग एंड नाहर सबर स्प्रिंग। इट इज़ सिचुएटेड क्लोज टू ददाहू। ये ददाहू के नज़दीक है शिवपुरी स्प्रिंग झरना और नाहर सबर स्प्रिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुखसर झील या सुख सागर झील भी बोलते हैं इसको, किसके समीप स्थित है। तो सुखसर झील जो है वो आपकी रिवालसर मंडी के समीप जो है स्थित है, क्योंकि जो सुखसर लेक है वो भी आपकी मंडी में ही है, जबकि आप देख सकते हैं नौनी, सोलन है, बाकी जो है अन्य डिस्ट्रिक्टों के नाम दिए गए हैं, जगहों के नाम दिए गए हैं। तो सुखसर लेक जब हिमाचल के मंडी में है तो इसके नज़दीक जो अन्य झील है वो भी मंडी ज़िले में ही होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रून वैली, स्प्रून घाटी है तो आप जानते होंगे स्प्रून वैली आपकी सोलन में, ऑप्शन है राइट आंसर। इसके अलावा जो है स्प्रून वैली के अलावा प्रदेश के सोलन ज़िले में आपकी नालागढ़ तहसील में दून घाटी है और अर्की तहसील में आपकी कुनिहार घाटी। तो इनमें जो है स्प्रून, दून और कुनिहार घाटी में दून घाटी जो है सबसे उपजाऊ घाटी है जिले सोलन की। इसके अलावा आपको पता होगा कि सोलन ज़िले में यमुना की सहायक नदी जो असनी है, इसके अलावा सतलुज की सहायक नदी गंबर, डबार, कुठार और कियार जो हैं बहती हैं। कौशल नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है और सिरसा नदी जो है ये नालागढ़ उपमंडल में स्थित है, मतलब वहाँ पे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण वैदिक काल में जो है शिवालिक पहाड़ियों में कौन जो थे निवास करते थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है दास। दास जो थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी पीछे, जैसे मतलब हमने शायद दूसरा तीसरा वीडियो बनाया था उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में जो थे दास जो थे जाति के लोग निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास यहाँ बिताया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है महासु। तो कहा जाता है कि पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास दिया गया था तो इस क्षेत्र में जो आपका महासु रियासत थी, महासु के अंदर, मतलब महासु जिसको हम आजकल शिमला के नाम से जानते हैं, तो इस क्षेत्र में इन्होंने अपना, ऐसी धारणा है कि इन्होंने अपना 12 साल का वनवास यहीं पे काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो क्वेश्चन है 27, किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर की सहायता किसने की थी। तो 27 का ऑप्शन भी राइट आंसर है, वीरची ने इसकी सहायता की थी किरातों की। और आपको बताइए युद्ध 40 वर्षों तक चला था और इसमें किरातों की हार हुई थी। ये इसका वर्णन जो है, इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है हमें। और कहते हैं कि आर्य राजा दिवोदास थे, उनके मुख्य सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज। ये जो युद्ध हुआ था ये उदबज्र नामक स्थान पर हुआ था और जो उस टाइम राजा शांभर थे, किरातों के जो राजा थे, उनका शासन जो था कहा जाता है कि ब्यास और यमुना के बीच था और उनके पास 99 दुर्ग थे। तो शांबर और देवदास के बीच जो युद्ध हुआ था उदबज्र में हुआ था 40 वर्षों तक, जबकि शांभर जो था उसके पास 100 दुर्ग थे। और शांभर की हेल्प जो की थी, एक तो आपने पढ़ा वीरची ने, इसके अलावा राजा चुमूरी, धनी, शूषण, अशुष और पिप इत्यादि अन्य राजा थे। नेक्स्ट पूछा गया इसमें, कहलूर बिलासपुर का संस्थापक कौन था। तो आप जानते हैं कहलूर की स्थापना जो थी वीरचंद ने 697 ईस्वी में की थी और वीरचंद जो थे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के चंदेल राजपूत थे।
तो ऑप्शन सी बुंदेलखंड राइट आंसर होगा 28 का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि 29 है, ईस्वी 1920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुरा से चंबा स्थानांतरित किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, साहिल वर्मन जो थे 1920 में ये ब्रह्मपुरा से चंबा को राजधानी लाया था, और चंबा की स्थापना भी साहिल वर्मन ने ही की थी। ये चंबा शहर इन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर बसाया था। तो और इससे पहले आप जानते हैं, इसका इतिहास जानते होंगे कि एक सूर्यवंशी राजा थे, राजा मारू। उन्होंने 550 ईस्वी में जो थी चंबा रियासत की स्थापना की थी, जबकि साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। और राजा मारू ने सबसे पहले जो था ब्रह्मपुरा भरमौर में ही अपनी राजधानी बनाई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? तो कुल्लू वंश के राजाओं की जो गद्दी है, ऑप्शन डी राइट आंसर, प्रयागराज ही मानी जाती थी। जो कहते हैं कि कुल्लू की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। तो कुल्लू के जो विहंग मणिपाल के पूर्वज थे वो इलाहाबाद प्रयागराज से अल्मोड़ा होते हुए फिर हरिद्वार में आके बसे थे, और उसके बाद ये कुल्लू आए थे। तो विहंग मणिपाल ने सबसे पहले जो था जब ने सर्वप्रथम जो थी अपनी राजधानी बनाई थी नास्त को हम आजकल जगत सुख के नाम से जानते हैं, जो कि कुल्लू जिले में मनाली के नज़दीक एक स्थान है, स्थित है मतलब ये। तो 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर था। 31 देख लेते हैं, एम के गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और यहाँ ठहरे थे। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो महात्मा गांधी थे 12 मई जो है 1921 को मदन मोहन मालवीय लाला लाजपत राय जी के साथ कुल्लू आए थे, शिमला आए थे। और वो लॉर्ड रीडिंग जो कि उस टाइम के वाइस रहे थे उनसे मिलने आए थे, और वो ठहरे थे, ऑप्शन ए राइट आंसर है, शांति कुंज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है धामी सत्याग्रहियों के नेता थे। तो जो आप जानते होंगे धामी सत्याग्रह के बारे में, या धामी गोलीकांड के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। 16 जुलाई 1939 को एक छोटा सा दल भागमल सौठा की अध्यक्षता में धामी की तरफ चला था। घनाटी के पास सिपाहियों द्वारा सत्याग्रहियों को रोकने का प्रयास किया गया। भागमल सौठा को हिरासत में ले लिया गया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई। हड़कंप बचने और भागदौड़ होने से कई लोग घायल हुए थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये था धामी गोलीकांड, और इसकी जो अध्यक्षता थी, किसकी अध्यक्षता में ये हो रहा था, जो वहाँ पे जो भीड़ एकत्रित हुई थी सत्याग्रहियों की, उनके अध्यक्ष थे भागमल सौठा जी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें पूछा है जड़ पाए जाते हैं, मतलब एक जनजाति कम्युनिटी है, तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें राइट ऑप्शन है, ऑप्शन है कि हिमाचल के पांगी क्षेत्र में ये कम्युनिटी पाई जाती है। ये लांबा और खाम्पा की ही एक, मतलब दे आर ऑल्सो नोन एज, जिनको हम लांबा और खाम्पा भी बोलते हैं, तो वही जड़ समुदाय है, मतलब कम्युनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेयटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपन इन द ईयर। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो गेयटी थिएटर जो था 30 मई 1887 में, ऑप्शन ए राइट आंसर है, खोला गया था। तो इसमें जो पहला जो नाटक हुआ था थिएटर में वो था टाइम विल टेल। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। और 1900 के आसपास एक ऐसा टाइम आ गया था जब यहाँ पे इतने इंग्लिश नाटक होते थे कि इसको, मतलब गेयटी थिएटर को जो था मक्का ऑफ थिएटर भी कहा जाने लगा था। और ये थिएटर जो है ये रिज पे स्थित है, और ये गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है, और इसके आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, माफ़ कीजिए, ऑप्शन डी राइट आंसर है, मंडी। तो मंडी का बकरमाला उत्सव प्रसिद्ध है। अगर आप इस उत्सव के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि आने वाले जो और भी हमारे यूज़र हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। मेरे पास फ़िलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 36। इसमें पूछा गया है अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं? तो 36 का जो है राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, शिमला से ये संबंधित हैं। तो अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 को हंगरी में, बुडापेस्ट में।
तो अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार थीं जिन्हें 20वीं शताब्दी के भारत का एक महत्वपूर्ण महिला चित्रकार माना जाता है। उनकी कला की विरासत को बंगाल पुनर्जागरण के दौरान हुई उपलब्धियों के समकक्ष रखा जाता है। उन्हें भारत का सबसे महंगा महिला चित्रकार भी माना जाता है और इस प्रतिभावान चित्रकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने सन 1976 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की सूची में शामिल किया था। 1921 में अमृता शेरगिल का परिवार जो था शिमला समर हिल में आकर रहने लगा था और मात्र 9 वर्ष की आयु में ही वो अपनी बहन इंदिरा के साथ गेयटी थिएटर में संगीत कार्यक्रम पेश करने और नाटकों में भाग लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। 1924 में अमृता शेरगिल इटली चली गई, लेकिन जल्द ही वो वहाँ से वापस आ गई थी। 16 वर्ष की उम्र में अमृता फिर अपनी माँ के साथ जो है चित्रकारी सीखने पेरिस चली गई और 1932 में उन्होंने अपनी पहली सबसे महत्वपूर्ण कृति यंग गर्ल प्रस्तुत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1933 में पेरिस के ग्रैंड सालों का एसोसिएट उन्हें चुन लिया गया था। वर्ष 1941 में 5 दिसंबर को लाहौर में, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया का लाहौर था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध चित्र जो थे 3 गर्ल्स, ब्राइड्स टॉयलेट, हंगरी जिप्सी लड़की और हिम वीमेन, सेल्फ पोर्ट्रेट और इसके अलावा एंशियंट स्टोरी टेलर आदि इनके प्रमुख चित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें। सूरज दी पहली किरण में से कोई नहीं, और ये लिखी है वैसे ओम प्रकाश सिंह जी ने, जबकि ऑप्शन में शांता कुमार जी जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, इसके अलावा विश्व विजेता विवेकानंद, लाजो, मन के मीत, दीवार के उस पार, क्रांति अभी अधूरी है, तुम्हारे प्यार की वृंदा और अ पैरेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शानन जलविद्युत शक्ति हाउस स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जोगिंद्रनगर में। ये 110 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना है और ये बहुत पुरानी परियोजना है। ये वर्ष 1930 में, माफ़ कीजिए, वर्ष 1920 में ये प्रारंभ हुई थी ये परियोजना। मतलब इसकी योजना जो थी तत्कालीन पंजाब सरकार के इंजीनियर कर्नल BC बेंटी ने मतलब इसके बारे में बताया था कि यहाँ 48 मेगावाट की शानन बिजली परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी उन्होंने 25 से 32 के बीच इस परियोजना का निर्माण, जिसके बाद इसकी क्षमता बढ़कर 110 मेगावाट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है? तो आपको पता है ऑप्शन सी राइट आंसर है, पालमपुर कांगड़ा में ये स्थित है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए टेकचंद भंडारी जो है राइट आंसर है। ये जो है बिलासपुर जिला से संबंधित हैं, टेकचंद भंडारी जी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर कोई इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करके उसे सही करिए। थैंक यू।